हेलो स्टूडेंट, आज हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। बैंकिंग के बारे में बैंक क्या होते हैं, रिजर्व बैंक क्या होता है, केंद्रीय बैंक क्या होता है, भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विकास क्या हुआ है, साख सृजन किस प्रकार होता है और रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति किस प्रकार की होती है। इन सब के जो आपके टॉपिक है सिलेबस में, उनके बारे में आज से प्रारंभ करेंगे। तो आज से हम ये जो प्रथम वीडियो है, ये बैंक के बारे में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है कि बैंक क्या होते हैं। पढ़ते हैं। बैंक परिभाषा, व्यवस्था एवं कार्य, भूमिका एवं क्रमिक विकास। बैंक शब्द की उत्पत्ति का संबंध में मतैक्य नहीं है। कुछ लोग जर्मन शब्द बैंक से, कुछ लोग इटालवी शब्द बैंको से, जिसका अर्थ कॉमन फंड होता है, से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। बैंक शब्द की उत्पत्ति के विषय में कोई मतभेद नहीं है। जर्मन शब्द बैंक और इटालवी शब्द बैंको से इसका उत्पत्ति मानते हैं, जिसका तात्पर्य कॉमन फंड या संयुक्त कोष या सामान्य या साधारण कोष होता है। फ्रेंच में इसे बैंकी और अंग्रेजी में इसे बैंक कहते हैं। बैंक के इतिहास 2000 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया और यूनान के मंदिरों द्वारा उधार लेन देन से माना जाता है। यानी बैंकिंग का जो प्रमुख कार्य है, उधार लेना और देना, ये कार्य 2000 ईसा पूर्व बेबीलोनिया और यूनान के मंदिरों से भी हो रहा था। भारत में वैदिक काल से बैंक होने का अनुमान लगाया गया। यानी भारत में भी बैंक होने का अनुमान नहीं है। बैंक का जो कार्य किया जा रहा था, लेन देन का कार्य और जमा पूंजी का कार्य, वह किसी वैदिक कालीन किसी संस्था के माध्यम से किया जा रहा होगा। तो इसमें भी बैंकिंग कार्य का अनुमान लगाया, बैंक होने का अनुमान नहीं है। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम यूरोप में हुआ है। वर्तमान में जो आप बैंकिंग व्यवस्था देखते हैं, उसका विकास विकसित देशों में और सर्वप्रथम यूरोपीय देशों में हुआ है। जबकि इटली में 1171 में बैंक ऑफ वेनिस और 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना हुई है। ये आधुनिक जो बैंकिंग कार्य करते हैं, उसके दृष्टिकोण से जो बैंक का विकास हुआ है, वो इटली में 1171 में बैंक ऑफ वेनिस और 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना हुई है। 1607 में बैंक ऑफ जेनेवा, 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम को 17वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महान बैंक माना जाता था। 1609 का जो बैंक ऑफ एम्स्टर्डम था, 17वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता उपलब्ध कराने में महान बैंक माना जाता था। इंग्लैंड में आधुनिक बैंकिंग का उदय 1640 से माना जाता है। जबकि औद्योगिक क्रांति हुई थी और व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ गई थी, तब से बैंकिंग का उदय माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण घटना 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना होना था। ये महत्वपूर्ण बैंक है इंग्लैंड का, बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब बैंक का अर्थ और परिभाषा क्या है। रुपए का लेन देन करने वाली संस्था बैंक है। यानी ये सबसे संकुचित या ऐसे कहें कि बिल्कुल ही सामान्य परिभाषा है कि जो संस्था रुपए का लेन देन करती है वो बैंक है। वर्तमान में बैंकों की कार्यप्रणाली में इतना परिवर्तन आ चुका है कि एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। यानी एक ऐसी परिभाषा देना कठिन है जिसको सभी लोग बैंक की परिभाषा माने। फिर भी कुछ सर्वमान्य परिभाषाएं दी गई है, जिसमें किनले है। बैंक वह संस्था है जो उधार दिए जाने वाले धन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार ऋण देती है तथा जिसको व्यक्तियों के द्वारा आवश्यकता न होने पर द्रव्य सुपुर्द किया जाता है। तो बैंक व्यक्तियों के उधार को या उधार दिए जाने वाले धन की सुरक्षा करती है और व्यक्तियों द्वारा जो धन दिया जाता है उसको जमा करती है। क्राउथर के अनुसार बैंकर का व्यवसाय जनता से कर्ज लेना है और बदले में प्रतिभूतियां देना है तथा इस प्रकार मुद्रा की रचना करना है। बैंकर यानी इन्होंने बैंक एक कार्य के आधार पर जो परिभाषा दी है कि बैंकर क्या है।
बैंकर का व्यवसाय है कि जनता से कर्ज लेना और बदले में प्रतिभूतियाँ देना। यदि बैंकर को कभी आवश्यकता होती है तो कर्ज ले सकता है और प्रतिभूतियाँ दे सकता है, इससे वो मुद्रा की रचना करता है। ये तो थी सर्वमान्य परिभाषा। अब है कार्यानुसार परिभाषा। बैंक के कार्यानुसार वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती, द्रव्य यानी मुद्रा में व्यवसाय करती है। एक प्रतिष्ठान जहाँ धन का जमा, संरक्षण और निर्गमन होता है तथा जहाँ ऋण देने व कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। यह परिभाषा उपयुक्त है। तीसरी ये जो परिभाषा है ये इसमें बैंक के कार्य बताए हैं, या धन का जमा करना, संरक्षण करना, निर्गमन करना, ऋण देना, कटौती की सुविधा देना, धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचना। जहाँ भी ये कार्य जिस संस्था द्वारा होते हैं वह संस्था बैंक है। वैधानिक परिभाषा। वैधानिक परिभाषा है जो कानूनी रूप से बनाई गई है बैंक के लिए। जैसे भारत में बैंकिंग अधिनियम बनाया गया, उसके अनुसार बैंकिंग या बैंक वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे, यानी ऐसी कोई संस्था या कंपनी जो बैंकिंग का व्यवसाय करे वो बैंक है। बैंकिंग शब्द की परिभाषा देते हुए बताया गया है कि बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करना है। ऋण देना और आगे निवेश के लिए जनता से धन जमा करना, जिसे मांग करने पर लौटाना तथा चेक, ड्राफ्ट और अन्य प्रकार की आज्ञा से निकाला जा सकता है। जनता धन जमा करती है, वो अगर मांगती है धन तो उसे लौटाना, चेक, ड्राफ्ट और अन्य प्रकार से उसे निकाला जा सकेगा। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार बैंकिंग के अंतर्गत बैंकिंग का कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा डाकघर, बचत बैंक भी शामिल है। सरल परिभाषा। सरल परिभाषा हम कह सकते हैं कि बैंक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन संबंधी लेन देन के सभी प्रकार के कार्य करती है। बैंक की विशेषता क्या है? बैंकिंग कार्य प्रमुख व्यवसाय होता है बैंक का। दूसरा, बैंक के रूप में प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा होती है। तीसरा, निर्वाह का साधन बैंकिंग व्यवसाय ही होता है बैंक का, अर्थात बैंकिंग कार्य लाभ के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाता है। कोई भी बैंक यदि स्थापित होता है तो लाभ के दृष्टिकोण से वो स्थापित होता है। आधुनिक बैंकों के प्रकार और स्वरूप। प्रत्येक वर्ग के बैंक विशेष प्रकार के व्यवसाय और कार्य के लिए ऋण देते हैं तथा आर्थिक साधन जुटाने की रीतियों में भी ऋण देने की अवधि की भिन्नता के कारण अंतर पाया जाता है। यानी अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग प्रकार के बैंक अलग अलग व्यवसाय या कार्यों के लिए ऋण देते हैं। पहला है व्यापारिक बैंक। ये बैंक सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं और अल्पकालीन ऋण सामान्यतः 3 महीने के लिए देते हैं। भारत में ये बैंक संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के रूप में कार्य करते हैं। एसबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, आईबी, देना बैंक आदि हैं। 30 जून 2005 के अंत में देश में कुल 288 व्यापारिक बैंक थे, जिनमें 29 निजी क्षेत्र के बैंक, 31 विदेशी बैंक और 196 क्षेत्रीय बैंक शामिल थे, जिनकी लगभग 68,500 शाखाएं थी। दूसरा है औद्योगिक बैंक। औद्योगिक संस्थानों को निर्माण कार्यों, विस्तार और विकास हेतु दीर्घकालीन उपलब्ध कराने वाले बैंक होते हैं। औद्योगिक बैंक जो होते हैं वो दीर्घकालीन ऋण देते हैं। इन बैंकों की जो पूंजी होती है वो ज़्यादा होती है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के रूप में पूंजी प्राप्त करने के लिए हिस्से में भी विनियोग संस्थाओं को ही बेचे जाते हैं। ऐसे बैंक अपनी उधार देय योग्य पूंजी में वृद्धि के लिए दीर्घकालीन ऋण पत्र भी बेचते हैं। ये बैंक होते हैं औद्योगिक बैंक, दीर्घकालीन डिबेंचर या ऋण पत्र भी बेचते हैं। केंद्रीय बैंक तथा सरकार के अलावा विदेशी ऋण संस्थान भी इस प्रकार के बैंकों को आर्थिक साधन उपलब्ध कराते हैं। सरकार तो उपलब्ध कराती है, लेकिन विदेशी संस्थान जैसे आईएमएफ, आईबीआरडी भी इस प्रकार के बैंकों को आर्थिक साधन देते हैं। ये बैंक देशी और विदेशी दोनों ही मुद्राओं में ऋण देते हैं। ये बड़े बैंक होते हैं जो उद्योगों को देशी विदेशी दोनों मुद्राओं में ऋण देते हैं। भारत में भारतीय औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन निगम, आईएफसीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
भारतीय औद्योगिक विकास साख और विनियोग नियम ICICI, 18 राज्य वित्त निगम SFC, लघु उद्योग हेतु आदि हैं। IFCI, IDBI, ICICI, SFC। उक्त बैंक ऋण देने के अलावा औद्योगिक संस्थानों की हिस्सा पूंजी के तथा ऋण पत्रों के अभिगोपन का कार्य भी करते हैं। ऋण पत्रों की अंडरराइटिंग करते हैं, यानी उस पर गारंटी देते हैं ऋण पत्रों की। औद्योगिक संस्थान जो ऋण पत्र जारी करते हैं उस पर गारंटी देते हैं ताकि वो ऋण पत्र देकर औद्योगिक संस्थान जनता से या बैंक से ऋण प्राप्त कर सकें। अब तीसरा क्षेत्र जो आता है अर्थव्यवस्था का, वो कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को जो बैंक लोन की सुविधा देते हैं या उसका जो ऋण बैंकिंग कार्य करते हैं वे कृषि बैंक कहलाते हैं। विकसित देशों में जापान, USA, रूस में कृषि विकास हेतु इस प्रकार के बैंक है। भारत में कृषि के अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋणों की पूर्ति भारत में कृषि सहकारी बैंक करते हैं। जो अल्पकालीन और मध्यम काल के जो ऋण होते हैं वो कृषि सहकारी बैंक जो होता है वो भारत में ऋण देता है, जबकि दीर्घकालीन ऋण कृषि के लिए देता है भूमि विकास बैंक। ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है कि दीर्घकालीन ऋण कृषि क्षेत्र को कौन सा बैंक देता है, तो वो बैंक है भूमि विकास बैंक। जबकि अल्पकालीन और मध्यम ऋण कृषि सहकारी बैंक द्वारा दिए जाते हैं। सहकारी बैंकों में कृषि केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक दो हैं। कृषि केंद्रीय सहकारी बैंक जो केंद्रीय स्तर पर सहकारी बैंक का कार्य करता है और प्रत्येक राज्य में जो राज्य सहकारी बैंक होता है। एक शीर्ष बैंक के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है। नाबार्ड कृषि, लघु उद्योगों और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, जो कृषि, लघु उद्योगों और ग्रामीण विकास तीनों के लिए दीर्घकालीन मध्यमकालीन ऋण देता है। दो तरह के ऋण देता है कृषि, लघु उद्योग और ग्रामीण विकास के लिए, दीर्घकालीन और मध्यमकालीन ऋण। एक चौथा बैंक है जो विदेशी विनिमय बैंक कहलाता है। विदेशी विनिमय बैंक वो होता है जैसे विदेशी व्यापार किया जाता है, तो जब व्यापारियों को या संस्थानों को जब विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वो विदेशी मुद्रा अपनी भारतीय मुद्रा को इसमें देकर विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। वे बैंक हैं जो विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं। सभी देशों में सामान्य रूप से व्यापारिक बैंक विदेशी मुद्रा का लेन देन, बिलों का क्रय विक्रय तथा विदेशी व्यापार को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी विनिमय की वित्त व्यवस्था भी करते हैं। भारत में पहले केवल विदेशी बैंकों की शाखाएं ही इस कार्य को करती थी, यानी भारत में जो ये कार्य होता था कि विदेशी मुद्रा ली जाए, इसका कार्य केवल विदेशी बैंक की शाखाएं करती थी। परंतु वो भारत में भी बहुत से बड़े व्यापारिक बैंक जो हैं वो विदेशी विनिमय बैंकिंग का कार्य करने लग गए हैं। SBI वगैरह जो बड़े बैंक है, PNB वगैरह, वो विदेशी विनिमय का भी कार्य करते हैं। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि विदेशी मुद्रा महंगी होती है, इसके लिए ज़्यादा वित्तीय साधनों की ज़रूरत पड़ती है। यदि डॉलर के रूप में विदेशी मुद्रा चाहिए तो $1 के लिए 70 रुपये देने होंगे, इसलिए उसके अधिक वित्तीय साधन चाहिए होंगे। भारत में पूर्णतः भारतीय विदेशी विनिमय बैंक कोई भी नहीं है, यानी भारत का ऐसा कोई विदेशी विनिमय बैंक नहीं जिसको भारतीय कहा जा सके। अधिकांश विनिमय बैंक विदेशी विनिमय बैंकों की शाखाएं हैं। भारत में ऐसे 31 बैंक हैं और उनकी 249 शाखाएं हैं, जो भारत के निर्यात व्यापार का लगभग 70% और आयात के व्यापार का 90% भाग की वित्त प्रबंध करती है। भारतीय बैंकों का भाग इसमें न्यूनतम है। एक अलग प्रकार का बैंक है, इसको बचत बैंक कहते हैं। विकसित देशों में ये पाया जाता है कि विकसित देशों में छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु ऐसे बैंक स्थापित किए गए हैं। भारत में अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण बैंकिंग सुविधा देने के लिए पोस्ट ऑफिस बचत खाते की व्यवस्था एक बचत बैंक के रूप में ही है। भारत में व्यापारिक बैंक ही बचत बैंक का कार्य करते हैं, यानी भारत के जो पहला प्रकार है व्यापारिक बैंक, वो ही बचत बैंक का भी कार्य करता है। तो इसलिए वो अलग से कोई बचत बैंक भारत में नगरीय क्षेत्र में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस बचत बैंक खोले गए हैं। देशी बैंकर्स यानी वे व्यक्ति जो मुद्रा लेन देन का कार्य करते हैं, लेकिन
इसमें संस्थाएं भी हो सकती हैं, व्यक्ति भी हो सकता है। इसमें महाजनों, सर्राफों और साहूकारों का समावेश होता है। भारत की ग्रामीण और कृषि वित्त व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। शहरी और अन्य व्यवसायों की वित्त व्यवस्था में भी काफ़ी योगदान रहा है। इनकी शोषण प्रवृत्ति के कारण केंद्रीय बैंक ने इन पर कठोर नियंत्रण किया है। यानी देशी बैंकर्स वे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं या संस्थान होते हैं जो अधिक ब्याज पर लोगों को ऋण देते हैं, लेकिन जो बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत नहीं है, लेकिन केंद्रीय बैंक ने इन पर कुछ नियंत्रण स्थापित किया है। भारत में कृषि व्यवसाय में और अन्य व्यवसायों में इन देशी बैंकों द्वारा वित्त व्यवस्था महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। जैसे कि कृषि व्यवसाय में सरकार के बैंकिंग क्षेत्र से जो वित्त मिलता है वो 40% वित्त प्राप्त हो सकता है, जबकि लग 60% की लगभग 60% की कृषि वित्त व्यवस्था देशी बैंकर्स द्वारा वर्तमान में की जाती है, जो एक बहुत बड़ा भाग है। अब आता है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक यानी एक ऐसा बैंक जो सभी बैंकों पर नियंत्रण करे। वर्तमान में विश्व के सभी देशों में नियंत्रित अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का निर्गमन करने, बैंकों के बैंक के रूप में भूमिका निभाने तथा साख की मात्रा पर उचित नियंत्रण से मौद्रिक नीति का सफल संचालन करने का कार्य देशों के केंद्रीय बैंक करते हैं। एक अन्य अलग से बैंक स्थापित किया गया है जिसे निर्यात आयात बैंक कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित आयात निर्यात की वित्त व्यवस्था तथा भुगतान की जोखिम की सुरक्षा के लिए बैंक स्थापित हुआ है। भारत में जनवरी 1982 में एक निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई है, एक्जिम बैंक जिसको बोलते हैं, EXIM। एक्स यानी एक्सपोर्ट, IM यानी इम्पोर्ट, निर्यात आयात बैंक। एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो विभिन्न देशों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मौद्रिक सहयोग बढ़ाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऋण देते हैं। यातायात और संचार साधनों के विकास ने विदेशी व्यापार, मौद्रिक और आर्थिक सहयोग तथा सांस्कृतिक सद्भावनाओं को बढ़ा दिया है। मौद्रिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण उपलब्ध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसको IBRD भी कहते थे पहले, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ID आदि प्रमुख है। ये विदेशी मुद्रा में ऋण देते हैं, ऋण पत्र खरीदते हैं अथवा गारंटी देकर ऋणों को बढ़ावा देते हैं। अन्य बैंक विभिन्न राष्ट्रों में व्यापार, उद्योग आदि के लिए बैंकिंग व्यवस्था को सरल बनाने हेतु कटौती गृह, स्वीकृति गृह आदि क्रमशः बिलों की कटौती करते हैं या बहुत कम कमीशन पर स्वीकृति प्रदान कर साख विस्तार में सहयोग देते हैं। इंग्लैंड में मर्चेंट बैंकर्स व्यापारिक बिलों की स्वीकृति का कार्य करते हैं। ये अपने इन कार्यों के लिए वित्तीय स्रोत अंश पूंजी तथा अल्पकालीन ऋणों या जमाओं से जुटाते हैं। भारत में UTI एक बचत और विनियोग बैंक कहा जाता है। आधुनिक बैंकों के संगठनात्मक संरचना का स्वरूप, यानी आधुनिक बैंकों की संगठनात्मक संरचना कैसी है, इसके रूप कैसे हैं। आधुनिक बैंकों की संगठनात्मक संरचना को दो भागों में बांट या वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, व्यापारिक बैंकिंग। व्यापारिक बैंकिंग का मतलब है इसमें तीन मुख्य चीज़ें होती हैं। पहला, ये अल्पकालीन ऋण देते हैं। दूसरा, इनके पूंजी के स्रोत इसमें अंश पूंजी होती है और जनता की जमा होती है। तीसरा, सामान्यतः कार्यशील पूंजी प्रदान कर उत्पादन कार्यों को सरल और सुविधाजनक बनाते हैं, यानी ये वर्किंग कैपिटल देते हैं। दूसरा जो संगठन है बैंक का वो है विनियोग बैंक। विनियोग बैंक जो है वो दीर्घकालीन साख या ऋण देते हैं। इनकी पूंजी जो उपलब्ध होती है वो इनके अंशों से दीर्घकालीन ऋण पत्रों या सरकार से होती है। केंद्रीय बैंक इनकी पूंजी उपलब्ध कराता है। विदेशी ऋण संस्थाओं से ऋण लेकर इसकी पूंजी बनती है। तीसरा, यह उद्योगों के निर्माण और विस्तार को संभव बनाती है क्योंकि ये दीर्घकालीन ऋण देते हैं। चौथा, ये देशी और विदेशी दोनों मुद्रा में ऋण देते हैं। व्यवस्था और संगठन की दृष्टि से उक्त दोनों प्रकार के बैंकों में चार प्रकार की व्यवस्था है। इनमें प्रथम दो अधिक प्रचलित है तथा अंतिम दो का विशेष महत्व नहीं है। व्यवस्था के और संगठन की दृष्टि से माने तो उक्त दोनों प्रकार के बैंकों में चार प्रकार के बैंक हो सकते हैं।
जिनमें प्रथम दो अधिक प्रचलित है, क और ख। अतः इसका अंतिम दो का कोई विशेष महत्व नहीं है। इकाई बैंकिंग और शाखा बैंकिंग संगठनात्मक संरचना की दृष्टि से अग्ररूप है। इकाई बैंकिंग, शाखा बैंकिंग, माला बैंकिंग और समूह बैंकिंग, ग्रुप बैंकिंग। इसमें इकाई बैंकिंग और शाखा बैंकिंग का ज़्यादा महत्व है। इकाई बैंकिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक बैंक हो जिसकी एक ही शाखा हो। इसमें एक बैंक का कार्य एक ही कार्यालय तक सीमित रहता था, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। छोटी छोटी स्वतंत्र इकाइयों के रूप में होने से बैंकिंग व्यवस्था के केंद्रीकरण और एकाधिकार का भय नहीं रहता। इनका व्यवसाय सामान्यतः आसपास के उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और कृषकों तक ही सीमित रहता है तथा सीमित क्षेत्र में शाखाएं खोलने की प्रवृत्ति चल पड़ी है। यानी इकाई बैंकिंग क्या होती है कि सीमित क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र के उद्योगों, कृषि और व्यवसाय की वित्त की पूर्ति करती है। यानी स्थानीय क्षेत्र पर ही ये स्थापित होते हैं और एक ही शाखा होती है। प्रोफेसर केंट के अनुसार इकाई बैंकिंग पद्धति में प्रत्येक स्थानीय बैंकिंग संस्था का एक पृथक शासन होता था, जिसकी अपनी स्वयं की पूंजी, संचालक मंडल और अंशधारी होते हैं। यानी ये एक बैंक को स्थापित कर दी जाती है स्थानीय क्षेत्र पर, जिसके स्वतंत्र संचालक मंडल और अंशधारी भी होते हैं, जो स्थानीय क्षेत्र की वित्त व्यवस्था की पूर्ति करती है। ऐसे बैंक की शुरुआत अमेरिका में 1902 से हुई है, 2 से हुई थी और वहाँ पर ही यह मुख्य रूप से प्रचलित है। ऐसी पद्धति में जनसंख्या के अनुपात से बैंकों की संख्या अधिक होने से अमेरिका में आज हजारों छोटे छोटे स्वतंत्र इकाई बैंक है। क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ, जनसंख्या बिखरे हुए रूप में फैली हुई है और उद्योग भी बिखरे हुए रूप में फैले हैं। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या के अनुपात से बैंकों की संख्या ज़्यादा होने से अमेरिका में आज हजारों छोटे छोटे स्वतंत्र इकाई बैंक हैं। अलग अलग प्रकार के नाम से बैंक हैं। अब यूनिट बैंकिंग का लाभ क्या होता है? पहला, इसका स्वतंत्र व्यवसाय होता है, यानी ये अपने स्थानीय क्षेत्र तक व्यवसाय करती। दूसरा, स्थानीय कल्याण को बढ़ाने की दृष्टि से ये बैंक उपयुक्त होता है। तीसरा, इसमें से अकुशल बैंकों की समाप्ति हो जाती। चौथा, कार्यकुशलता बढ़ती है क्योंकि शीघ्र निर्णय, बड़े पैमाने के संगठन के इसमें दोष नहीं होते, क्योंकि छोटी एक ही बैंक है, इसका संगठन प्रबंधन छोटा होता है, तो इसमें बड़े पैमाने के संगठन के दोष नहीं होते। पांचवा है एकाधिकार व केंद्रीकरण के दोषों से मुक्ति, यानी एकाधिकार और केंद्रीकरण भी इसमें नहीं हो पाता इतना। छठा है प्रबंध में सुविधा और अपव्यय की संभावना भी इसमें कम रहती है। सातवां है बैंकिंग व्यवस्था में लोच भी रहती है। अब इकाई बैंकिंग की हानि क्या है? पहला, जोखिम के भौगोलिक वितरण में अभाव रहता है, अर्थात क्षेत्र विशेष में आर्थिक संकट उत्पन्न होने से इकाई बैंकिंग जो क्षेत्र में है बैंक है उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है।